नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका प्रेरणा पथ के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में। आज का यह एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि अनुशासन, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच के जीवंत उदाहरण हैं। एक और जहां वे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने दैनिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी सजगता हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। इनकी दिनचर्या हमें यह सिखाती है कि व्यस्तता कभी भी बहाना नहीं बन सकती, अगर इरादे मजबूत हों। एक सामान्य परिवार में जन्मे दादाजी ने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पढ़ाया। आपके पिताजी ने उस समय कठिन संघर्षों के साथ प्रशासनिक अधिकारी बने और उनसे प्रेरणा लेकर आप भी प्रशासनिक अधिकारी बने। आपकी सबसे पहले जो नौकरी लगी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई। आपने गुस्से में नौकरी छोड़ी और पिताजी का आशीर्वाद लेकर दिल्ली जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रतिष्ठित संस्थानों में की। आपको दिल्ली में दिव्य कीर्ति जी जैसे मार्गदर्शक मिले और पहले प्रयास में मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और पहली पोस्टिंग कुंभ राजगुंडा में मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस घोषित किया और प्रेरणा पथ टीम ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और जीवंत उदाहरण श्री कमल सिंह मंडेलिया विद्नोलिया जी को चुना, क्योंकि आपका 2012 में आपका वजन 102 केजी था और वजन बढ़ने के साथ साथ बीमारियों ने भी आपको घेर लिया था। कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुईं और आपको स्वयं को बदलने की प्रेरणा मिली और आपने 1-2 घंटा स्वयं को देने का मन बनाया और संतुलित आहार और नियमित 10,000 स्टेप चलकर और बैडमिंटन खेलकर वजन और बीमारियों पर विजय प्राप्त की। इस विजय अभियान में श्रीमती जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जितने कुशल प्रशासनिक अधिकारी हैं, माम सरस्वती जी की कृपा से आप उतने कुशल लेखक, कवि और व्यंग्यकार भी हैं। आपके लेख कविता और व्यंग्य समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर उनके सहयोग से होली मिलन समारोह भी आयोजित कराया एवं गुलाबों पंखुड़ियों से होली भी मनाई। आइए मिलते हैं आज के प्रेरणा पथ के मुख्य अतिथि श्री कमल सिंह मंडेलिया जी से और सुनते हैं प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर हमारा प्रयास है कि हम आपके सामने ऐसा प्रेरणादायक व्यक्तित्व लेके आए जिससे समाज को एक प्रेरणा मिले और एक दिशा मिले। आदरणीय, आज हमारे बीच में जो प्रेरणा पथ के जो प्रेरक व्यक्तित्व हैं, वो एक सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि अनुशासन, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच के जीवंत उदाहरण है। और एक ओर जहां वे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बड़ी खूबी से निभाते हैं, बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने दैनिक स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत सजग हैं और हर युवा और समाज को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। इनकी दिनचर्या हमें सिखाती है कि व्यस्तता कभी भी बहाना नहीं बन सकती, अगर इरादे मजबूत हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लोग समय गंवाते हैं, वह उसी को अपना साधन बनाकर समाज को और युवाओं को बड़ा प्रेरित कर रहे हैं। इनके विचार, इनकी ऊर्जा और इनकी सकारात्मक सोच हजारों लोगों को जीवन दर्शन दे रही है। माँ सरस्वती की इन पर विशेष कृपा है। आप समसामयिक विषयों पर बहुत अच्छा लेखन करते हैं और आप कमलकार उप नाम से साहित्य में लिख रहे हैं। आप लेख, कविता, व्यंग ऐसी विधा नहीं है जिसमें आपने नहीं लिखा हो। आप एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ एक प्रभावशाली समाज चिंतक भी हैं
और आज हम विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, चूंकि स्वास्थ्य हमारा और जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस घोषित किया, हम उस पर बात कर रहे हैं। और जैसे आज हम इस प्रेरणा पत्र में सीखेंगे क्या, तो जैसे व्यस्त जीवन में फिट कैसे रह सकते हैं, कैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं, और कैसे हम एक व्यक्ति खुद को बेहतर बना के समाज के लिए प्रेरित हो सकता है। तो आइए मिलते हैं आज हमारे प्रेरणा पत्र के विशिष्ट अतिथि श्री कमल सिंह जी मंडलिया सर से। आप वर्तमान में ग्रामीण तहसील गुना की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, आपका प्रेरणा पत्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें थोड़ा बताएं, हम उससे प्रेरणा ले सकें। देखिए, मैं मूलतः ग्रामीण परिवेश से हूँ। मेरे दादाजी मजदूर थे। उन्होंने मजदूरी करके, मेहनत करके कृषक तक का सफर तय किया। उनके साथ-साथ मेरे पिताजी ने उनसे प्रेरणा लेके, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेके 1990 के दशक में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और बीडीओ के पद पर पदस्थ हुए। मेरी माताजी भी ग्रामीण परिवेश की हैं और मेरा पूरा का पूरा परिवार ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। मेरे 2 भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं और मेरा परिवार संयुक्त परिवार रहा है। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद हम थोड़ा आपकी स्कूलिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर से हुई। मेरे पिताजी जब ग्वालियर में पदस्थ थे, पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में मैं ग्वालियर रहा। ग्वालियर के बाद मेरे पिताजी का स्थानांतरण उज्जैन में हुआ। उज्जैन की घटिया तहसील में उनकी पदस्थापना थी। उस पदस्थापना के दौरान मैंने दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा की पढ़ाई की और 5वीं कक्षा के दौरान मैंने प्रतियोगी परीक्षा देना प्रारंभ किया और मैंने नवोदय विद्यालय की पहली परीक्षा दी, जिसमें मैं उत्तीर्ण हुआ और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के पश्चात मेरा नवोदय विद्यालय में एडमिशन हुआ। वहाँ से मैंने 6, 7, 8 की कक्षाएं पास की, लेकिन मेरे स्वास्थ्य खराब होने और पिताजी के बार-बार स्थानांतरण होने की वजह से पिताजी ने मुझे नवोदय से निकाला और उस समय मेरे पिताजी की पदस्थापना दमोह जिले में थी और दमोह जिले की पदस्थी के दौरान मैंने 9वीं परीक्षा पास की। 9वीं के स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ और वहाँ से अपने संस्कृति और संस्कार ग्रहण किए मैंने। 9वीं के बाद मैंने 10वीं परीक्षा भी सरस्वती शिशु मंदिर से पास की। 10वीं मैंने महिपुर उज्जैन के सरस्वती स्कूल से पास की। 10वीं के बाद फिर मेरी 11वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो शासकीय स्कूल से मैंने पास की और मेरा जो शैक्षणिक अनुभव है वो साधारण था। मैंने ज्यादा कोई विशेष कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं की और 12वीं में मैंने कला संकाय में 80% अंक हासिल करके पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहीं से मैंने सिविल सेवा में जाने की प्रेरणा ली। सर, कॉलेजिंग कहाँ से रही आपकी? मेरी कॉलेजिंग भी ऐसे ही घुमंतु रूप से हुई। पिताजी के स्थानांतरण की वजह से मैं सब जगह घूमता हुआ मैंने अपनी पढ़ाई की। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कॉलेजिंग के समय में गाडरवारा, जो कि नरसिंहपुर जिले में आता है, वहाँ थी। तो वहाँ मैंने प्रथम वर्ष बीए का उत्तीर्ण किया। उसके बाद मेरे पिताजी का स्थानांतरण दमोह हुआ, तो दमोह से मैंने दमोह में उनकी दमोह की पदस्थी के दौरान मैंने सेकंड ईयर किया। सेकंड ईयर और फाइनल मैंने गवर्नमेंट तिलक कॉलेज कटनी से किया और कटनी से सेकंड ईयर फाइनल करने के बाद पिताजी का ट्रांसफर हो गया सागर, तो मैंने एमए सागर से की, हरसिंह गौरी यूनिवर्सिटी से। तो एमए में मैंने हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट था। हिंदी साहित्य से एमए करने के बाद मैंने उसमें यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया और नेट क्वालिफाई करने के बाद मैं जो मेरा लक्ष्य था सिविल सेवा की तैयारी का, उसकी ओर मैं आगे बढ़ा। सर, जैसे भी आप बता रहे थे कि आपकी कॉलेजिंग हो गई, तो हर आदमी का उद्देश्य होता है कॉलेज के बाद एक अच्छी सी नौकरी मिले, तो नौकरी के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले आपको कैसे क्या प्रेरणा मिली? तो देखिए, मैंने नौकरी के लिए प्रयास स्नातक के बाद ही शुरू कर दिया था और मेरा पहला नौकरी का जो अनुभव है वो पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से प्रारंभ हुआ। मेरा चयन कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हुआ। मेरी पदस्थापना ग्वालियर की पीआईयू में थी और मैं वहाँ शासकीय सेवाएं दे रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में मेरा अनुभव अच्छा था और मेरा काम अच्छा था, जिसकी वजह से जनरल मैनेजर जो थे वो मुझसे ही सारे काम कराते थे। लेकिन मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, तो इसकी वजह से
उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं देते थे और छुट्टी नहीं देने की वजह से मेरी तैयारी प्रभावित हो रही थी। उसी समय का मैं एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे पिताजी सागर में पदस्थ थे, तो शनिवार-इतवार को छुट्टी के दौरान मैं उनसे मिलने गया। मिल के लौट के जब मैं आया सोमवार को, तो जीएम साहब बोले कि आप छुट्टी के दिन अपने पिताजी से मिलने क्यों गए या सागर क्यों चले गए थे? तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं तैयारी भी कर रहा हूँ और मैं पिताजी बाहर रहते हैं तो उनसे मिलना ज़रूरी था। उस समय एग्ज़ाम भी था तो एग्ज़ाम के लिए मुझे छुट्टी भी ज़रूरी होती थी। तो उन्होंने सीधे मेरे से ये कहा कि आप या तो तैयारी कर लें या जॉब कर लें। तो मैंने फिर उनसे कहा कि सर मैं तैयारी के लिए समय चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो संविदा की नौकरी है, अगर आप इस तरह का प्रयास करोगे तो मैं आपकी संविदा को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने संविदा आगे बढ़ाने के लिए आपसे कभी कहा नहीं। तो वो मुझसे बोले कि अगर आपकी संविदा आगे नहीं बढ़ेगी तो आप नौकरी छोड़ देंगे क्या? तो मैंने सीधे उनसे कहा कि मैं आज से नौकरी छोड़ देता हूँ। और मैं उस दिन से संकल्प लेके निकला कि मुझे ये वाली नौकरी नहीं करना है और सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना है और मैंने रिस्क उठा के नौकरी छोड़ी और मैं तैयारी के लिए निकल गया। जैसे कि सर आपने बताया कि आपने एक छोटी-सी बात के लिए प्रशासनिक नौकरी एक चैलेंज के रूप में लिया और आपने तुरंत रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद फिर आपने आगे की तैयारी के लिए क्या योजना बनाई? देखिए, मैंने नौकरी छोड़ी और मैं अपने पिताजी से मिला। पिताजी से मिलने के बाद मैंने कहा कि मैं सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। शुरुआत में उन्होंने मना किया। बोले एक सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और आप इसको छोड़ के चले जाओगे, तो फिर क्या पता सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने थोड़ी शंका ज़ाहिर की, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं मैं तैयारी करूँगा और तैयारी करके मैं सफलता हासिल करूँगा। तो उनसे आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ा और दिल्ली तैयारी के लिए निकल गया। फिर दिल्ली में मैंने कोचिंग संस्थान ढूँढे, तो जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन के लिए मैंने सीवीपी श्रीवास्तव सर की कोचिंग चलती थी उस समय वहाँ पर, उनकी क्लास में जॉइन किया और मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में लोक प्रशासन रखा था। तो लोक प्रशासन को पढ़ने के लिए मैंने भवानी सिंह सर के नाम सुना हुआ था, तो उनकी कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया और हिंदी साहित्य मेरा एक वैकल्पिक विषय था। हिंदी साहित्य एक अच्छा स्कोरिंग विषय था, इसलिए मैं सोचता कि मैं हिंदी साहित्य रखूँ और मेरा ग्रेजुएशन में भी और पीजी भी हिंदी से था और नेट भी था मैं। तो मैंने हिंदी साहित्य के लिए विकास सिद्दीकी सर का चुनाव किया और उनकी दृष्टि कोचिंग में मैंने पढ़ाई की और उनसे प्रेरणा लेके फिर मैंने तैयारी प्रारंभ की। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो दिल्ली तक की यात्रा रही बड़ी रोचक रही। जी। तो पहली आप जब आपने प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम दिया तो सफलता कैसे मिली? पहली बार में मिली या थोड़ा मेहनत करना पड़ा? देखिए, मैंने विकास सिद्दीकी सर से कोचिंग ली और उनकी कोचिंग संस्थान से अच्छी शिक्षा प्राप्त की। तो मैंने तैयारी में शुरुआत में अच्छे से फोकस करके तैयारी की और पहले प्रयास में ही मैं सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुआ। मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा में पास हुआ और नायब तहसीलदार के पद पे सिलेक्ट हुआ। अ, हाँ, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ रही थी? मेरी पहली पोस्टिंग गुना जिले की कुमराज तहसील में हुई। कुमराज तहसील से मेरा प्रशासनिक सेवा का सफर शुरू हुआ। मैं वहाँ प्रशिक्षु नायब तहसीलदार के रूप में काम किया और मेरा जो 2 साल का कार्यकाल था, उससे प्रभावित होकर तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने मुझे 2 साल के अंदर ही मेरी कार्य क्षमताओं को देखते हुए प्रभारी तहसीलदार मकसूदनगढ़ बना दिया। सर जैसा कि हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छी नौकरी मिले, तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन गए। तो सर आपकी शादी विवाह पहले हुआ कि आपकी नौकरी पहले लगी? उसके बारे में कुछ परिवार के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। देखिए मेरा लक्ष्य था पहले सिविल सेवा में जाना। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि पहले नौकरी प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ। तो मैं अपने पैरों पर जैसे ही खड़ा हुआ और मेरे 2012 जो वर्ष है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2012 वर्ष में मेरी सिविल सेवा में चयन हुआ, मेरी नियुक्ति हुई और उसी दौरान नियुक्ति के और पदस्थि के बाद मेरी 2012 में ही 26/11 को शादी हुई। 26/11 के दिन को लोग बड़ा उससे देखते हैं कि ये आतंकी हमला हुआ था क्योंकि अपने देश पर, तो बड़ा यादगार दिन है अपने लिए और हमारे लिए दुःख का भी दिन है, लेकिन मेरे उस दिन मेरी शादी हुई थी। तो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है वो। मेरी पत्नी का नाम रेनू मंडेलिया है और 2012 में ही मैंने लिखना शुरू किया था। तो 2012 का समय ऐसा था कि जहाँ से मेरे जीवन के सारे महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू हुए।
नौकरी भी स्टार्ट हुई, शादी भी हुई और लेखन कार्य भी प्रारंभ हुआ। और उस समय अन्ना का आंदोलन चल रहा था। जी। तो अन्ना आंदोलन पर सकारात्मक लिख रहे थे, लेकिन मैंने उस समय में अन्ना आंदोलन की जो कमियाँ थी, उनको उजागर करते हुए अन्ना और जन लोकपाल नाम की कविता लिखी थी। वो मेरी मेरी पहली कविता थी। तो इसी दौरान से मेरा जो सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद फिर मेरे 2014 में पहला बेटा हुआ, बेटे का नाम मैंने कबीर रखा। और 2018 में 18/8/2018 को मेरी बिटिया का जन्म हुआ और बिटिया का नाम मैंने वानी रखा, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ और हिंदी साहित्य में मैं कबीर के दर्शन से काफ़ी प्रभावित हूँ। तो कबीरदास जी को से प्रेरणा लेके मैंने उनके दर्शन से प्रेरणा लेके मैंने अपनी बेटे का नाम कबीर और बिटिया का नाम वाणी रखा। तो इस प्रकार वो पूरा कबीर वाणी बन गया। सर, जैसे आपने बताया कि आप तो सरकारी सेवाओं में आ गए, प्रशासनिक अधिकारी। एक प्रशासनिक अधिकारी जिसके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी फाइलें जो कभी खत्म नहीं होती हैं। लोग अक्सर समय नहीं है ऐसा बहाना बनाते हैं, लेकिन आप जिस तरह स्वयं को फिट रखने के लिए समय निकालते हैं, हम सबके लिए एक मिसाल है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम जानना चाहेंगे सर, प्रशासनिक जिम्मेदारियों और शारीरिक फिटनेस के लिए एक शानदार संतुलन सीक्रेट फार्मूला क्या है? समय के संबंध में और समय के प्रबंधन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि समय प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे का है, लेकिन समय को हम किस तरह से उपयोग करते हैं, ये हमारी मानसिकता और मन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग उसको व्यर्थ ज़ाया कर देते हैं और कुछ लोग उसको अच्छे से मैनेज करके उपयोग करते हैं। एक मेरी सबसे अच्छी जो आदत है, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है और मेरे लिए सकारात्मक चीज़ है। मैं मेरा रूटीन हमेशा सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और 6 बजे से उठ के मैं रात के 11 बजे तक का अपना समय पूरा व्यवस्थित करके रखता हूँ। कुछ कभी-कभी बाई चांस अचानक कुछ आता है, तो उसमें महीने 15 दिन में 1 आध बार डिस्टर्ब होता है, नहीं तो ज़्यादातर मेरा रूटीन फिक्स है। मैं 6 बजे से 9 बजे तक अपने शारीरिक फ़िटनेस को देता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं भी स्वस्थ रहूँ और स्वस्थ व्यक्ति रहता है, तो उसका मन भी स्वस्थ रहता है। तो मैंने 6 से 9 बजे तक का समय स्वयं के लिए निर्धारित कर रखा है, क्योंकि ये ऐसा गोल्डन टाइम है, जिस समय ना तो सरकार और ना ही घर-परिवार कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत समय है। इसके बाद फिर मैं 10 बजे जैसे नाश्ता-वाश्ता हो जाता है। नाश्ता करने के बाद 1 डेढ़ बजे मेरा लंच का रहता है और शाम को 5 बजे तक ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और मैं प्रशासन को अधिकतर 9 से 7 बजे तक का समय देता हूँ, जिसमें मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ, कर्तव्यों का निर्वहन करता हूँ और साथ की सेवा का पूरा काम समयबद्ध रूप से करता हूँ। और साथ के बाद फिर मैं 7 से 10 तक का समय परिवार को देता हूँ और परिवार को देने के बाद 11 बजे मेरा विश्राम का समय है। तो मैं इस रूटीन को कंटिन्यूअस फ़ॉलो करता हूँ। निरंतरता बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि बिना निरंतरता के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। और समय का प्रबंधन जब व्यक्ति कर लेता है, तो वो स्वस्थ भी रहता है और उसका स्वस्थ रहता है, तो मन स्वस्थ रहता है। मन स्वस्थ होने की वजह से शासकीय सेवा में जो ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, उनको भी बड़ा बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकता है। सर, हम विश्व स्वास्थ्य दिवस पे बात कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक कैसे हो सकता है? तो वो कोई घटना बताएँ हमें आप। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का सबसे बड़ा कारण मेरा मेरा शरीर है। मैं वर्ष 2018-19 के दौरान जब कोरोना की पहली वेव आई थी, उस समय साड़ौरा तहसील अशोकनगर जिले में पदस्थ था। मेरा वज़न उस समय बढ़ते-बढ़ते 102 केजी हो गया था और 102 केजी होने की वजह से मुझे बहुत सारी समस्याएँ भी शारीरिक रूप से आने लगी थी। शरीर में थायरॉइड की समस्या आ गई थी। थायरॉइड के अलावा फैटी लीवर भी आ गया था और कोलेस्ट्रॉल भी मेरा बढ़ने लगा था और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो फिर आदमी चिंतित भी होता है। तो उस समय एक इंसिडेंट हुआ, एक ऐसी घटना घटी कि मैं जब तहसील में बैठा था और डाइस की कुर्सी होती है तहसील में, तो मैं उस कुर्सी पे बैठा था, तो कुर्सी अचानक टूट जाती है। कुर्सी टूटी तो जैसे ही मैं नीचे गिरा तो आदमी जैसे ही नीचे गिरता है तो तत्काल उठ के खड़ा होता है। तो मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कुर्सी को देखा, मुझे लगा कि कहीं कुर्सी में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए कुर्सी टूट गई। उस घटना को मैंने नज़रअंदाज किया। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया निवाड़ी जिले में।
देखिए कि प्रकृति कैसे चीज़ों को बैलेंस करती है। यही घटना पुनः रिपीट हुई, दोबारा हुई और दोबारा वही मैं डाइस पे बैठा था, फिर कुर्सी टूटी। उस समय मेरे सामने वकील खड़े, पटवारी खड़े, बाबू भी खड़े हुए थे, सारे लोग थे, तो सब लोगों को ये लगा कि साहब को चक्कर आ गया और चक्कर खा के नीचे गिर गए। तो मैं फिर उठ के खड़ा हुआ, फिर मैंने देखा यार ये कुर्सी में कोई प्रॉब्लम होगी, तो कुर्सी में कुछ मुझे नज़र नहीं आया। तो मुझे लगा कि ये कुर्सी में प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने ही अंदर प्रॉब्लम है। मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि 102 केजी वज़न होने की वज़ह से ये कुर्सी टूटी है, तो मुझे अब अपने आप में ही सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस दौरान मैंने फिर अपना वज़न कम करने की ठानी और मैंने जो संकल्प लेके इस ओर कदम बढ़ाया। तो वज़न कम करने के लिए मैंने प्रयास किया। 6 लोग सोचते हैं कि 6 महीने के अंदर ये मैं कर लूँगा, लक्ष्य हासिल कर लूँगा और वज़न कम कर लूँगा। लेकिन मैंने जब शुरुआत की तो शुरुआती दौर में मुझे लगा कि यार कैसे चलेंगे? 10,000 स्टेप्स चलना पड़ता है तो कैसे चलेंगे? और वेट लूज़ करने के लिए अपने को खान-पान पे भी संतुलन रखना पड़ेगा। पहले तो आदत थी, ब्रेकफ़ास्ट की जगह सुपरफ़ास्ट होता था। सुपरफ़ास्ट मतलब चाय चाहिए तो लोटा भर के चाय पीते थे और चाय के अलावा नाश्ता करते हैं तो नाश्ता भी जो भी मिलता था, पराठे, समोसा, कचौरी जो आता था सामने, वो सब खा लेते थे, पेट भरने के लिए खाते थे। तो उसको मैंने बैलेंस किया। डाइट जब कंट्रोल की तो सारी चीज़ें व्यवस्थित होती चली गई। क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल डाइट का होता है। 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज़ का फ़ॉर्मूला अगर व्यक्ति फ़ॉलो कर ले, तो व्यक्ति आसानी से ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर लेता है। तो मैंने अपनी जो खराब आदतें थी, उनको बदला और खराब आदतों से को शिफ्ट करके अच्छी आदतों में बदला और मैंने खान-पान के तरीकों को बदला और संतुलित आहार लेना शुरू किया, तो मेरा वेट कम हुआ। शुरुआती दौर में केवल मेरा 9 किलो कम हुआ था 3 महीने के अंदर और 3 महीने के बाद फिर जब ये मैं कंटिन्यूअस करता रहा, तो नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर मेरा 18 केजी कम हुआ। 18 केजी कम होने के साथ-साथ मैंने 25 से 27 केजी वज़न कम कर लिया और मैं पहले जो था, अदनान सामी के जैसा लगता था। आज आपके सामने हूँ और इस फ़िटनेस को मैं मेंटेन करे हूँ, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने जो अच्छी आदतें एडॉप्ट की थी, उनको नहीं छोड़ा। और जब मेरा वज़न कम हो गया, तो मेरे साथ में जो बीमारियाँ आई थी थायरॉइड, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी की सारी दूर भाग गई, छूमंतर हो गई। ये अपने आप छूमंतर इसलिए हुई क्योंकि ये सारी बीमारियाँ जो हैं लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है। आदमी ये सोचता है कि ये बीमारी है, बीमारी अपने आप नहीं आती, आदमी खुद बुलाता है। अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल सुधार लें, तो बीमारी अपने आप सही हो जाती है, जिनमें फैटी लिवर, थायरॉइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर, इन बीमारियों को डॉक्टर ये कहते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है। थायरॉइड के लिए एक बार दवा शुरू हो जाती है, तो जीवन भर खाना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति हो, तो वो दवा भी बंद हो जाती है। केवल हमें अपनी लाइफ़स्टाइल सुधार करने की ज़रूरत है और लाइफ़स्टाइल सुधर जाएगी, तो ये बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी। तो मैं स्वास्थ्य दिवस पर यही संदेश देना चाहूँगा कि व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहता है, तो अपने खान-पान को बैलेंस करे और 10,000 स्टेप्स चलना शुरू करे। सर, जैसा आपने बताया कि आप इतने हेवी थे कि आपने अपने आप लाइफ़स्टाइल को चेंज किया। अभी सर वर्तमान में आप इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कैसे क्या टाइम देते हैं? क्या केवल घूमना ही बहुत ज़रूरी है? आप किस-किस चीज़ से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं सर, वो जानना चाहेंगे? देखिए, मैंने शुरुआत में घूमना स्टार्ट किया था और 10,000 स्टेप्स फ़ॉलो करके, डाइट को कंट्रोल करके वज़न कम किया था। लेकिन वज़न कम करने के बाद व्यक्ति को विज़न की ज़रूरत होती है। विज़न अगर व्यक्ति का सकारात्मक है और सकारात्मकता अपने अंदर धारण कर लेता है, तो सारी चीज़ें संभव है। मैंने उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए शुरुआत में 10,000 स्टेप्स के अलावा मैंने फिर बैडमिंटन खेलना शुरू किया और मैं अब प्रतिदिन 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ और उसको वज़न को मेंटेन रखने में वो बहुत सहायक होता है और इसके अलावा भी मैं डाइट को जो फ़ॉलो कर रहा हूँ, वो लगातार कर रहा हूँ। सर, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और मानसिक स्वास्थ्य की आपके लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपके अक्सर जो सामना होता है वो ग्रामीण जनों से भी होता है। जब आप तनावपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हैं तो खुद को मानसिक रूप से कैसे शांत रखते हैं? देखिए, मानसिक रूप से संतुलित रहने के लिए जिस प्रकार स्वास्थ्य ज़रूरी है, स्वास्थ्य के साथ-साथ मेरी एक हॉबी है, रुचि है कि मैं लेखन कार्य करता हूँ।
तो जब मैं मानसिक तनाव में रहता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बाहर का तनाव है, तो मैं अपने रुचि का काम करना शुरू कर देता हूँ, लेखन शुरू कर देता हूँ। और लेखन भी मैं निरंतर करता हूँ। पिछले 2012 से मैं लिख रहा हूँ, तो इस प्रकार मुझे 14 साल हो गए और 14 साल के लेखन ने मुझे मानसिक रूप से संतुलित करने में बहुत मदद की है। और प्रशासन में आदमी मशीन हो जाता है, मशीन की तरह काम करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो प्रशासन में मशीन होने से बचने के लिए मैं लेखन का कार्य करता हूँ, क्योंकि लेखन में मानवीय भावनाएँ रहती हैं, संवेदनाएँ रहती हैं, जो मुझे प्रशासन के जो काम है, पब्लिक डीलिंग के काम है, जनता से संपर्क के काम है, उनमें भावनाओं और संवेदनाओं को जोड़ने में मदद करता है। एक तरफ प्रशासन का कठोर यथार्थ और दूसरी तरफ कमलकार उपनाम से आपकी शानदार लेखनी। आपकी कविताओं और लेखों की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है सर? देखिए, प्रशासन में आने के बाद व्यक्ति कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है। दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएँ घटित होती हैं। प्रशासनिक ज़िम्मेदारी निभाते समय भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, जिनसे प्रेरित होकर मैं लिखता हूँ। और मेरा जो भी लेखन और चिंतन है वो यथार्थवादी है, मतलब जो जीवन में घटित हो रहा होता है डेली रूटीन में, उसके ऊपर मैं लिखता हूँ। और मेरा जो कलमकार की कलम से उपनाम है, ये मैंने 2012 में जब लेखन शुरू किया था, उसी दिन मैंने रख लिया था। और जब से मैं आज तक उसको कंटिन्यू किया हूँ, ये मेरे एक तरह से मेरा ब्रांड नाम बन चुका है। और लोगों तक मैं अपनी जो भावना है, कलमकार की कलम से ही पहुँचा रहा हूँ और लोग इसको काफ़ी सराहते हैं। पढ़कर मैं हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखता हूँ, गद्य भी लिखता हूँ, पद्य भी लिखता हूँ और व्यंग्य भी लिख रहा हूँ। और व्यंग्य के अलावा मैंने जो समाचार पत्र होते हैं, उनके लिए भी मैंने संपादकीय लिखे हैं। तो इस प्रकार मेरी लेखन की यात्रा निरंतर जारी है। और मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं किसी भी काम को करता हूँ तो उसमें निरंतरता बनाए रखता हूँ, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। लोग किसी भी काम के प्रति इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन कमिटेड नहीं होते। तो अगर आपको सफल होना है तो कमिटेड होना पड़ेगा। क्या एक बार इंटरेस्ट दिखाने के बाद एक बार आदमी आगे बढ़ता है और पीछे हट जाता है, लेकिन कमिटेड होता है, जो व्यक्ति कमिटेड होता है, वो व्यक्ति फिर उसको निरंतर करता है। और ये मेरी सफलता का सबसे बड़ा। ठीक है। सर जैसा अभी समसामयिक विषयों पे आप लिखते हैं, कभी ऐसा होता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी की सीमाएं और कलमकार की आजादी से टकराती है क्या? आप इस द्वंद से कैसे संभालते हैं सर? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी को मर्यादा में रहना पड़ता है और कलमकार की कलम या लेखनी जो है वो आज़ादी दिखाती है। तो मेरा दोनों में द्वंद जो है उसको मैं बैलेंस करने की मेरी अच्छी आदत है। मैं प्रशासनिक काम जब करता हूँ तो प्रशासनिक मर्यादाओं में रहकर करता हूँ और नियम, कायदे, कानून मेरे लिए सर्वोपरि होते हैं। और जब मैं लेखनी उठाता हूँ तो मैं फिर जो यथार्थ में जो घटित हो रहा होता है या मन के अंदर की जो भावना है उनको मैं व्यक्त करता हूँ। और लेखनी में जब तक आज़ादी नहीं होगी तब तक लेखनी का असर नहीं होगा और लेखनी में आज़ादी बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोनों को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा ये तरीका अपनाता हूँ कि मैं तटस्थ रहता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति के फ़ेवर में नहीं लिखता या मैं किसी भी विचार को लेकर किसी विचारधारा के फ़ेवर में नहीं लिखता। मैं केवल जो जन-सामान्य के साथ में जो रोज़मर्रा में घटित होता है, वही लिखता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को जब मैं बैलेंस कर लेता हूँ, तो मेरी लेखनी भी अच्छी होती है और मेरा प्रशासनिक कार्य भी बहुत अच्छा होता है। सर आप प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और कलमकार भी हैं। अभी एक होली पे एक अद्भुत हमें संगम देखने को मिला कि पहली बार प्रशासन ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया। उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं सर, कैसे हुआ? मैं कलमकार की कलम से निरंतर लिखता हूँ, तो मेरे जो लेख हैं या मेरी जो कविताएँ हैं, उनको सारे लोग पढ़ते हैं। तो उनको पढ़ते-पढ़ते एक दिन डिप्टी कलेक्टर खमरिया साहब हैं, संयुक्त कलेक्टर हैं खमरिया साहब, उनके मन में विचार आया। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि कवि सम्मेलन कराना चाहिए। तो होली का अवसर आ रहा था, उन्होंने प्रेरणा दी, कलेक्टर साहब ने उसको स्वीकारा और कलेक्टर साहब से जब मार्गदर्शन मिला, तो मैंने वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया। और होली के अवसर पर मैंने रंगों का त्योहार, शब्दों की बौछार के शीर्षक से होली मिलन समारोह रखा।
और कलेक्टर साहब एक गुना में बढ़िया नवाचार कर रहे हैं, गुलाबों की खेती और गुना को गुलाबों का शहर बना रहे हैं। तो उस दिन हमने कलेक्टर साहब के नवाचार से जुड़ते हुए अपने कार्यक्रम को संचालित किया और हमने रंग और गुलाल की होली खेलने की बजाय गुलाबों की होली का आयोजन किया। इस आयोजन को कलेक्टर साहब ने बड़ी अच्छे से उपस्थित रहकर और काफ़ी अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के हमें समय दिया और उसको सराहा। उन्होंने उन्हीं उन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से वो मैं कार्यक्रम संपन्न कर पाया। सर आप निरंतर सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं और हमारा जो यूथ है वो भी लगातार सोशल मीडिया पे, तो यूथ को आप क्या संदेश, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए सर? देखिए मैंने जो जीवन में तरक्की की, प्रशासनिक रूप से मान लें या मैंने फ़िटनेस की जर्नी को लेके जो भी सफलताएँ हासिल की, तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि चाहे प्रशासनिक लक्ष्य हासिल करना हो या फ़िटनेस जैसी बड़ी उपलब्धि हासिल करना हो, उसके लिए जीवन को अनुशासित बनाना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन में सबसे बड़ी चीज़ है निरंतरता। किसी भी काम को करने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करने के बाद हमें उसको निरंतर जारी रखना पड़ता है। अगर हम निरंतर जारी नहीं रखेंगे, तो हम बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएँगे। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना ज़रूरी है और निरंतरता होगी तभी व्यक्ति सफल होगा। सर जैसा हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि असफलताएं कभी नहीं मिलती। क्या कभी आपके जीवन में असफलता आई, और आई तो आपने उसको कैसे संभाला? देखिए, ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति असफल होता है और जीवन में ऐसे पड़ाव भी आते हैं जब असफलताएँ आती हैं और व्यक्ति निराश होता है। मैंने भी नौकरी छोड़ी थी, उस समय मुझे लगा कि ये मेरे लिए असफलता का कारण बनेगी और मेरे पिताजी ने भी उस समय मना किया था नौकरी छोड़ने से। शुरुआत में तनाव आया, लगा कि असफल हो गए और परीक्षा पास नहीं हुए, तो जीवन कठिन होने वाला है। लेकिन असफलता से डरने की बजाय हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ठहराव आ सकता है और ठहराव कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद व्यक्ति अगर इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो लक्ष्य ज़रूर हासिल होता है। जैसे हम देखते हैं कि आज के युवाओं की पढ़ने की हैबिट कम होती जा रही है, उनमें पढ़ने की आदत डाल दी है। तो सर आज के युवाओं को अखबार और किताबें क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, अखबार और किताबें दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि जो डिजिटल माध्यम है, उनके माध्यम से व्यक्ति सूचना तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो गहराई और दृष्टि है, वो किताबों से ही मिलती है। किताबों से व्यक्ति की सोचने की क्षमता बढ़ती है। सोशल मीडिया के माध्यम से सतही ज्ञान मिलता है, लेकिन किताबों के द्वारा व्यक्ति गहराई तक समझ सकता है और एक सोचने की जो क्षमता मिलती है, जो दृष्टि मिलती है, उसको अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ सकता है। सोशल मीडिया सर हम लोग जैसे आज के टाइम में देख रहे हैं कि युवा है सोशल मीडिया पे ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो सर सोशल मीडिया युवाओं को बना रहा है या बिगाड़ रहा है सर? सोशल मीडिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक आग की तरह है। आग का उपयोग हम 2 तरह से कर सकते हैं। खाना पकाकर अपने जीवन को चलाने के लिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं और दूसरा उसी आग का उपयोग करके व्यक्ति जल भी सकता है। तो सोशल मीडिया जो है व्यक्ति को गुलाम बना रही है एक तरह से, तो हमें उसकी गुलामी वाले पहलू को छोड़ना होगा। मानसिक रूप से गुलाम बना रही है, उस पहलू को छोड़ना होगा। रील्स को स्क्रॉल करने के चक्कर में व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण समय गँवा देता है। हमें सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू का उपयोग करके अपने जीवन में उतारना होगा, जिसके माध्यम से ही तरक्की कर सकते हैं। सर आज के टाइम में काफ़ी लोग बेरोज़गार रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बस एक नौकरी मिल जाए और अगर सरकारी हो तो कोई टेंशन नहीं है। क्या सरकारी नौकरी ही जीवन की सफलता है? देखिए, सरकारी नौकरी जीवन यापन का माध्यम हो सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकती। सरकारी नौकरी से ज़्यादा व्यक्ति का व्यक्तित्व असरकारी होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है, एक तरह से वो व्यवस्था है। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति अ, नौकरी से दूर हो जाएगा और समाज में जब जाएगा, तो समाज में व्यक्ति को तभी स्वीकार किया जाता है, जब उसका असर होता है। तो असरकारी होना जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सरकारी। सर जैसे कि आप कलमकार के रूप में लिख भी रहे हैं, तो आपकी सबसे पहली रचना कौन-सी थी? सर हम जानना चाहेंगे। मेरी सबसे पहली रचना 2012 में मैंने लिखी थी। हुँ। 2012 में अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय। हुँ। तो उस समय मैंने अन्ना आंदोलन के ऊपर लिखी थी।
अन्ना और जन लोकपाल शीर्षक था उसका। तो उसकी 2 लाइन सुनाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अखबार का पन्ना, चारों तरफ नज़र आ रहा है अन्ना, अन्ना और सिर्फ अन्ना। क्या बात है। सर आपकी कोई यादगार रचना जो आपको याद है? क्योंकि वैसे जो कवि या लेखक होता है उसको अपनी हर रचना अपनी अच्छी लगती है, लेकिन आपके सबसे हृदय के सबसे नजदीक कौन सी है? देखिए, एक प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानांतरण होते हैं जी। और सेवानिवृत्ति होती है, उस पे मैंने लिखा था कि लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, तन्हाई सही सफर गुजर जाते हैं, याद करता है जमाना उन्हें ही जो दिल में उतर जाते हैं, जो दिल में उतर जाते हैं। बहुत सुंदर। सर जैसे आप विभिन्न विधाओं में लिखते हैं, तो सर एक आपने भी जिक्र किया था कि एक विधा व्यंग भी होती है, और व्यंग का जो घाव होता है काफी दूर तक जाता है। सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ऐसा कोई व्यंग सर जो आप हमारे दर्शकों को श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, वो उसके बारे में कुछ बताएं सर हमें। देखिए, मेरा एक प्रतिनिधि व्यंग है। मैं व्यंग शैली में लिखता हूँ और यथार्थ वाले व्यंग लिखता हूँ। तो उनमें मेरा सबसे अच्छा जो व्यंग है उसको मैं आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहूँगा, जी। जिसका टाइटल ही सुनकर आप हँसेंगे भी और चौंकेंगे भी। जी। उसका टाइटल है मच्छर। मच्छर मैंने इसलिए रखा क्योंकि मच्छर जो है समान